हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न की। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। समीकरण दे रखी यहाँ पर 2PbO प्लस सी कन्वर्टेड इनटू 2Pb प्लस CO2। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा नहीं है, इधर लेड ऑक्साइड है। ये शीशा ऑक्साइड है, ऑक्सीजन साथ में है, लेड नहीं, केवल लेड नहीं है, केवल शीशा नहीं है। तो ये तो असत्य है। फिर बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं पहले, तो उपचयित कैसे होगा? तो ये भी गलत है। फिर सी में कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सत्य है। फिर ये कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये भी सत्य है क्योंकि लेड ऑक्साइड है और इसमें से ऑक्सीजन निकल रही थी, ये अपचयित हो रहा है। दोनों सत्य हैं, लेकिन ए और बी असत्य हैं। तो ये असत्य पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने, ये असत्य पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पहला ही, ए एवं बी ये दोनों असत्य हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें एक समीकरण दे रखी है Fe2O3 प्लस 2Al कन्वर्टेड इनटू Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें ये पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्योंकि यहाँ पर आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ गया है, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख रखा है हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। इसलिए ए वाला ही सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न संख्या 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर मैंने यहां पर लिख रखा है कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये इसका उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब हम एक एक को समीकरण में बदलेंगे और उनको संतुलित करेंगे। तो पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो इसको देखते हैं, इसकी समीकरण बन जाएगी N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। फिर बी में ये कह रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसकी समीकरण मैंने यहाँ पर लिख रखी है संतुलित, 2H2S प्लस 2O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O प्लस 2SO2 गैस। सी में अब क्या कह रहा है ये? सी में ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो इसकी समीकरण भी यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3BaCl2 कन्वर्टेड इनटू 2BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये BaSO4 जो है ये वाला, इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है और जिसमें ऐसा अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।
अब डी में ये कह रहा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो इसकी समीकरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। 2K + 2H2O कन्वर्टेड इनटू 2KOH + H2 गैस। अब प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में भी यही कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी समीकरण खुद ने लिख रखी हैं, अब हमें सिर्फ समीकरण को संतुलित करना है। तो पहली समीकरण दे रखी है HNO3 + CaOH होल ट्वाइस कन्वर्टेड इनटू CaNO3 होल ट्वाइस + H2O। तो इसकी जो संतुलित समीकरण है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि 2HNO3 + CaOH होल ट्वाइस कन्वर्टेड इनटू CaNO3 होल ट्वाइस + 2H2O। बी वाली समीकरण दे रखी है NaOH + H2SO4 कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 + H2O। तो इसका हल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसकी संतुलित समीकरण होगी 2NaOH + H2SO4 कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 + H2O। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो इसका वीडियो भी मैंने पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। फिर सी में समीकरण दे रखी हैं NaCl + AgNO3 कन्वर्टेड इनटू AgCl + NaNO3। इसको संतुलित करना है तो मैंने यहाँ पर संतुलित करके लिख रखी है। यहाँ पर वैसे ये संतुलित ही हैं, तो इसको यहाँ पर लिख रखा है NaCl + AgNO3 कन्वर्टेड इनटू AgCl + NaNO3। ये संतुलित हैं क्योंकि जितने परमाणु अभिकारक साइड में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद साइड में भी हैं सभी तत्वों के। अंतिम समीकरण है BaCl2 + H2SO4 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 + HCl। तो इसकी भी संतुलित समीकरण मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि BaCl2 + H2SO4 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 + 2HCl। अगला प्रश्न है 7वां, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। वो का वही काम है, हमें समीकरण लिख करके उसको संतुलित करना है। तो इसमें पहले लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट + जल। तो इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह CaOH होल ट्वाइस + कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कन्वर्टेड इनटू CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट + H2O। ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अगली समीकरण है जिंक + सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। तो इसकी समीकरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं Zn + 2AgNO3 कन्वर्टेड इनटू ZnNO3 होल ट्वाइस + 2Ag। अब सी में लिख रखा है इसने एल्यूमिनियम + कॉपर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम क्लोराइड + कॉपर। तो इसकी भी समीकरण अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी समीकरण है 2Al + 3CuCl2 कन्वर्टेड इनटू 2AlCl3 + 3Cu। अंतिम समीकरण यहाँ पर दे रखी है इसने बेरियम क्लोराइड + पोटेशियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट + पोटेशियम क्लोराइड। इसकी संतुलित समीकरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है BaCl2 + K2SO4 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 + 2KCl। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है 8वां कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो पहली है पोटेशियम ब्रोमाइड + बेरियम आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड + बेरियम ब्रोमाइड। इसका हल मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2KBr + BaI2 कन्वर्टेड इनटू 2Ki + BaBr2। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बी में लिख रखा है जिंक कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है
ZnCO3 कन्वर्टेड इनटू ZnO प्लस CO2, ये एक वियोजन अभिक्रिया है। सी में ये कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी समीकरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं सी की, H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। डी में लिख रखा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी समीकरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं Mg प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू MgCl2 प्लस H2, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी विक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो पहले ऊष्माक्षेपी विक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इनका उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहला उदाहरण तो लिख रखा है C प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस ऊष्मा, यानी CO2 भी बन रही है और ऊष्मा भी निकल रही है। दूसरा इसका उदाहरण लिख रखा है मैंने CaO प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। अब देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती हैं, यानी कि उल्टी इनको ऊष्मा देनी पड़ती हैं। तो इसका उदाहरण है, एक तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि CaCO3 प्लस ऊष्मा कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, यानी कि CaCO3 को हमें गर्म करना पड़ता है तब जा करके CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। दूसरा उदाहरण है 2PbNO3 होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा कन्वर्टेड इनटू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। और इसकी समीकरण भी यहाँ पर लिख रखी है मैंने। इसकी रासायनिक समीकरण C6H12O6 प्लस 6O2 कन्वर्टेड इनटू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अब है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब इन अभिक्रियाओं के मैंने उदाहरण भी लिख रखे हैं, जैसे कि पहले वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है CaCO3 प्लस ऊष्मा कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरी अभिक्रिया जो थी संयोजन अभिक्रिया, इसका भी उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है CaO प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और साथ में ऊष्मा मुक्त होती हैं। अब है प्रश्न संख्या 12 कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो मैंने सबके उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर। पहला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसका उदाहरण यहाँ पर लिख रखा है मैंने CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि ताप की उपस्थिति में, यानी कि गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर, कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2 गैस।
यानी कि चूना पत्थर है उसको हम गर्म करते हैं तो ये बिना बुझा चूना में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती हैं। बी दूसरा प्रकार लिख रखा है मैंने यहाँ पर, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस Cl2। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है। तीसरा प्रकार मैंने यहाँ पर लिख रखा है विद्युतीय वियोजन। इसका भी उदाहरण लिख रखा है 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ करंट कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O2। यानी कि जो जल है उसका विद्युत अपघटन कराने पर यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो मैंने यहाँ पर इनकी परिभाषाएं लिख रखी है। पहले विस्थापन अभिक्रिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है CuSO4 प्लस Zn कन्वर्टेड टू ZnSO4 प्लस CO। यानी कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। दूसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा भी यहाँ पर लिख रखी है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका भी उदाहरण यहाँ लिख रखा है BaCl2 प्लस Na2SO4 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 प्लस 2NaCl। यानी कि पहले बेरियम क्लोराइड था उसने सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया की और बेरियम क्लोराइड की जगह तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम क्लोराइड बन गया। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब अगला प्रश्न है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी अभिक्रिया मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखी है कि 2AgNO3 प्लस Cu कन्वर्टेड इनटू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। प्रश्न संख्या 15 है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसकी अभिक्रिया मैंने इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पर कि सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और यहाँ पर इसकी समीकरण भी लिख रखी है Na2SO4 प्लस BaCl2 कन्वर्टेड इनटू BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर जो ये BaSO4 है इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। प्रश्न संख्या 16 है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला तो है उपचयन और दूसरा है अपचयन। एक उपचयन और दूसरा अपचयन है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर भी उपचयन लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर अपचयन है। अपचयन तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले उपचयन की परिभाषा लिख रखी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी यहाँ पर लिख रखा है कि 2Mg प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2MgO। यहाँ पर जो ये Mg है यानी कि मैग्नीशियम है ये MgO में बदल गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। एक और उदाहरण है इसका C प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। यहाँ पर भी कार्बन का जो है वो उपचयन हो रहा है। अब देख लेते हैं अपचयन की परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है CuO प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस H2O।
यहाँ पर CuO जो था यानी कॉपर ऑक्साइड जो था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई हैं, केवल कॉपर बच गया है। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। एक और उदाहरण लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ZnO + C कन्वर्टेड टू Zn + CO, यानी कि जो ZnO था वो Zn में अपचयित हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 17 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि भूरा तत्व X कॉपर है तथा बनने वाला काले रंग का यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO है। और इसके समीकरण भी यहाँ पर लिख रखी हैं, 2Cu + O2 कन्वर्टेड इनटू 2CuO। अगला प्रश्न है 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि लोहे की वस्तुओं पर अर्ध वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से या विकृत गंधिता से बचाती हैं। अब अंतिम प्रश्न है 20वां कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला पद है संक्षारण और दूसरा पद है विकृत गंधिता। पहले संक्षारण की परिभाषा मैंने लिख रखी है यहाँ पर कि जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती हैं। इसी क्रिया को या इसी को संक्षारण कहते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना। फिर विकृत गंधिता की परिभाषा लिख रखी मैंने कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसका उदाहरण भी लिख रखा है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना। इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।